हेलो बच्चों, कैसे हो? होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और सेफ भी होंगे अपने अपने घरों में। या बाहर आना जाना स्टार्ट कर दिया? अब कुछ कुछ अनलॉक हो गया है। कोशिश करते हैं कि होप करते हैं कि स्कूल भी अनलॉक हो जाए जल्दी से जल्दी और हम और आप बाई फेस मिलें, तभी समझ में आएगा। बेटा 6 महीने तो वैसे ही आप लोगों के ओवर हो चुके हैं, बोर्ड की क्लास है। चलिए, लास्ट कंटेंट में मैंने आपको फंक्शंस बताए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के। हमारा अगला कंटेंट रहेगा कि नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि नहीं तो फिर हर इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ेगा। चुनाव करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो कोई पार्टी बनेगी। पार्टी अगर नहीं होगी तो हर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। हर गली में 10-10 लोग होंगे जो चुनाव में खड़े होंगे, तो एक कैसा माहौल, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कैसे पॉलिसीज़ बनेंगी, कैसे प्रोग्राम्स तय किए जाएंगे, कैसे लॉ मेकिंग होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो आपने फंक्शंस में दिया वो सेम चीज़ को आप फॉलो करके देखिए, समझ के देखिए कि ज़रूरत भी है ये। उसमें नेसेसिटी में और फंक्शंस में सिमिलैरिटीज़ हैं। आप देखिए इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करवाएंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, और ये उनका काम भी है, फंक्शंस भी हैं उनके। पॉलिसीज़ कैसे हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, पॉलिसीज़ पहले बनाएंगे कैसे, इम्प्लीमेंट तो बाद में होंगी। किसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाएंगे पता ही नहीं है, किस व्यक्ति को क्या चाहिए। जो कैंडिडेट हमारी द्वारा चुन के जाता है वो तो इस चीज़ को देखता है, ध्यान रखता है कि मेरे इस एरिया के लोगों की ये ज़रूरत है, ये मुझे पूरी करवानी है। अगर सब खुद ही खड़े होंगे इलेक्शन में तो कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फंक्शंस में। जितनी चीज़ें 5 पॉइंट्स मैंने आपको नोट डाउन करवाए वही सेम इसमें इम्प्लीमेंट होंगी। तो हमें अब आगे देखना है कि हमारी जो पार्टीज़ हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, नेशनल और स्टेट पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, इनको जो भी पावर देता है वो इलेक्शन कमीशन के पास से मिलती है कि कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड है। तो हमारे भारत में इस वक्त 750 पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड हैं। 750 पार्टीज़ इस वक्त भारत में इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं। सुना है कभी इतनी पार्टियों का नाम? नहीं सुना ना। वही 4-5 नाम हैं जो हमारे सामने आते हैं। अगर एक पर्टिकुलर स्टेट पार्टी लोगे तो आपकी स्टेट की जो पार्टी होंगी, और नेशनल लेते हो तो भी 2 या 3 ही सामने आती हैं हमारे। तो रजिस्टर्ड तो हमारे पास 750 पार्टीज़ हैं। अब इसमें भी भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। 3 टाइप्स के सिस्टम्स हैं इसमें, मैं आपको समझाती हूँ। 1 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और गवर्नमेंट को चलाना, वो है 1 पार्टी सिस्टम, जहाँ सिर्फ केवल एक पार्टी होती है। इसका एग्जाम्पल है चाइना। फिर है 2 पार्टी सिस्टम। ऑब्वियसली 2 पार्टी सिस्टम जहाँ पे जिस देश में 2 पार्टीज़ होती हैं और वो ही इलेक्शन होल्ड करती हैं, उनमें से एक पार्टी जीतती है और वो रन करती है गवर्नमेंट को। इसके लिए एग्जांपल है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 750 पार्टीज़ हैं, तो हर व्यक्ति जो है, सब पार्टीज़ किसी न किसी एक फॉर्म ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। एक लेवल तक के लोग उनको वोटिंग करते हैं। तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है इंडिया। तो हमने 3 पार्टी सिस्टम मैंने बताया, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। एक कोलिएशन गवर्नमेंट, ये पॉइंट्स हैं जो बीच बीच में से आपको नोट डाउन भी करने हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब 5 या 6 पार्टीज़ इकट्ठी मिलकर कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन और फिर जीतती हैं और सरकार बनाती हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट कहलाता है। जैसे कि गठबंधन सरकार, ये शब्द तो आपने सुना होगा। कोलिएशन शायद कम सुना हो, बट गठबंधन सरकार आपने सुना होगा, जिसमें 5-6 पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं और चुनाव लड़ती हैं इकट्ठी होकर और बाद में सरकार चलाती हैं। तो कोलिएशन गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ इन इंडिया। भारत में नेशनल कितनी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं? 7। और 750 तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं। नेशनल पार्टीज़ कितनी हैं जो लोकसभा के इलेक्शन के समय भी लोकसभा के इलेक्शन लड़ती हैं? वो है
7 पार्टीज़, बाकी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो अलायंस हैं, जो ग्रुप हैं, वो बड़ी पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट भी आपका चैप्टर है चैलेंजेस और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंजेस रिमूव कर दिया है, बट आउटकम्स हमें करने पड़ेंगे। तो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगे पहले हम। हमारे पास 4 चैलेंजेस यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक का मतलब होता है कमी, इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब, अब डेमोक्रेसी और इंटरनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है, हमें पता है, हमने वोट दिया और जिसको हमने चुना वो प्रधानमंत्री या सीएम बन गया, ठीक है, हमने उस कैंडिडेट को वोट दिया और ठीक है वो बन गया। ऐसा भी तो हुआ कि हो सकता है जिसको हमने वोट दिया हो वो ना बना हो। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ध्यान से समझिए, जो एक पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल समूह बना हुआ है, एक पार्टी है, बट उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। एक कार्यकर्ता, एक एक्टिव मेंबर बहुत काम करता है, बट जब पावर आती है तो एक परिवार से जुड़े हुए लोग या जिसने भी वो पार्टी खड़ी की है, क्या सारे अधिकार उसी के पास है? ऐसी लैकनेस है कि वो इंटरनल डेमोक्रेसी कब ख़त्म हो, कैसे पता चले कि जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है पार्टी को खड़ा करने के लिए, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए वो उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता। ऐसे ही एक पहुंच बनी कि व्यक्ति कहीं तक जाए, वो वोटिंग भी इकट्ठी करे, लोगों से भी जुड़े, सब कुछ करे, एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं कार्यकर्ता, बट जब एक पावर देने की बात आती है तो जो टॉप लीडर्स हैं सिर्फ उन्हीं को पावर दे दी जाती है। तो ये है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टीज़ के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति डिज़र्विंग कैंडिडेट है, मान लीजिए टॉप जो लीडर्स हैं वो डिज़र्विंग नहीं है, किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, या नहीं है डिज़र्विंग, लेकिन जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो हमारे लिए वोटिंग लेके आया, सारा काम जिसने संभाला, तो क्या उसको टॉप प्रायोरिटी पे लाया जा सकता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारतीय पार्टीज़ में ज़्यादातर लैकनेस है, इस चीज़ की कमी है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये आपका पहला जो चैलेंज है डेमोक्रेसी का, वो यही रहेगा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। दूसरा चैलेंज रहेगा डायनेस्टिक सक्सेशन। उसमें क्या है, जैसे आप देखते हो कि जैसे चुनाव अनाउंस होते हैं, सारे जो भी कैंडिडेट उसमें खड़े होते हैं उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट उसको किस लिए देना पड़ता है एफिडेविट, कि जिसमें उसको अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ट्रांसपेरेंसी शो करनी पड़ती है कि मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतने घर हैं, ये सारी चीज़ें उसे एक एफिडेविट के रूप में जमा करवानी पड़ती हैं और ये कंपलसरी है। जब आपने देखा कि डायनेस्टिक सक्सेशन में, इसमें हम ये देखेंगे ओपन और ट्रांसपेरेंट चीज़ें कैसे आएंगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कैसे पता चलेगा? अगर उसके पास 50 गाड़ियां हैं, 10 घर हैं, लाखों का करोड़ों का बैंक बैलेंस है, इंडिया में भी है, बाहर भी है, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी तो कैसे, उसकी एजुकेशन क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। बट डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या होता है कि जो अनफेयर तरीक़ों से इसका अनएडवांटेज भी लोग लेते हैं। फेवर पीपल क्लोज देम टू इवन देयर फैमिली मेम्बर्स। लोग क्या करते हैं, उन लोगों के फैमिली मेम्बर्स के करीब चले जाते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि हमको इस तरीके के फ़ायदे मिले कि हमें अपनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट ना करनी पड़े। और जो दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर द डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरा है। डेमोक्रेसी हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या, हमारे लिए नए नए बेनिफिट्स को क्रिएट कर सकता है। जो हमारा थर्ड चैलेंज है वो है मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जिनके पास बहुत पैसा है वो लोगों को पैसा भी खिलाते हैं, मसल पावर का भी यूज़ करते हैं। मसल पावर होते हैं काफ़ी मेंबर्स हैं या ऐसे अनफेयर लोग हैं, गुंडागर्दी टाइप जो लोग होते हैं उनको पाल रखा है और उनको यूज़ करते हैं लोगों को डराने में, धमकाने में। जो पैसे से नहीं मान रहा उनको डरा धमका कर वोट उनसे ले लिया जाता है। ये चैलेंज है मनी और मसल पावर। 3 चैलेंज बताए मैंने। फर्स्ट बताया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड बताया है डायनेस्टिक सक्सेशन जिसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती, लोग अनफेयर मींस द्वारा फैमिली मेम्बर्स के साथ जुड़ जाते हैं और अपने लिए वोट को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद थर्ड है चैलेंज
मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर, लोग पैसे से या डरा धमका कर लोगों से वोट इकट्ठा कर लेते हैं। रिच पीपल जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ जाते हैं और पैसा उनको डिपॉजिट करते हैं, बड़े बड़े कैंपेन होते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा डिसाइड कर दिया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आप खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लोगों के घर घर जाकर आप पैसा बांट रहे हो। फिर भी अभी इन सब चीज़ों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में बहुत समय लगता है। आपका फोर्थ जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा मीनिंगफुल चॉइस। द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डोंट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। लोगों को बेस्ट चॉइस नहीं दी जाती कि हमारी पार्टी में ये कैंडिडेट सबसे बेस्ट है और हम जीतने के बाद इसी व्यक्ति को बनाएंगे। एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब होता है वो व्यक्ति, वो कैंडिडेट जो हमारी हर तरह की बेटरमेंट के बारे में सोचेगा। In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties, most part of the world. जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बट जीतने के बाद उनका जो तरीका है, जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो आज की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, आज की डेमोक्रेसी में इन राजनीतिक दलों को फेस करना पड़ता है। और उसके अंदर काम करने वाले जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो सब इसके लिए इसकी वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। तो डेमोक्रेसी, ये जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ चैप्टर है, इसमें हमने मेन कंटेंट करने हैं। पहला है, मैं आपको इसका जो एक कंटेंट मैंने बनाए हुए हैं वो भी मैं आपको ग्रुप पे डाल दूँगी। आपने वही नोट डाउन करने हैं। कुछ क्वेश्चन भी होंगे उसमें जो आपने खुद से उसमें बनाने हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पहले उसका मीनिंग, फिर उसके 3 कंपोनेंट्स, फिर उसके फंक्शंस, और फिर वो क्यों ज़रूरी है, भारत में कितनी पार्टीज़ रजिस्टर्ड की हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, एफिडेविट किसे कहते हैं और ये क्यों देना पड़ता है, और हमारे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो आपका चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। इसमें चैलेंजेस, मीनिंग और फंक्शंस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करेंगे बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में, और बेटा वीडियो देखेंगे, जूम क्लास अटेंड करेंगे, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो काम जैसे आप मेरे पास सेंड कर रहे हो उसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को भी सेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ओके बेटा, बाय।